ये जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने जितना भी मैंने इसमें आप देखा है सब कुछ, ठीक, उसमें रिसर्च करने के बाद पता चला जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है जो मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट मेमोरी बेस्ड, ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, सिंपल स्टेटमेंट, उसका आपको सीधे आंसर बताना है, ठीक है। दूसरा होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक, कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। थर्ड है सूडो कोड, ठीक है, आपको सूडो कोड दिया रहेगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपसे आउटपुट पूछेगा, ठीक है। कुछ वो कोड चाहे वो एरे हो सकता है, ठीक है, चाहे लिंक हो सकता है, चाहे स्ट्रिंग पे, ठीक है, किसी भी सी लैंग्वेज का आपका सूडो कोड होगा, उससे आपसे पूछेगा कि व्हाट विल द आउटपुट फॉर दिस फॉलोइंग कोड, ठीक। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है जनरली, जिसमें आपने देखा होगा NQ2 के सिलेबस में, दिस पार्ट कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम दिए रहेंगे, ठीक है, कुछ टेस्ट केसेस दिए रहेंगे, उसके बिहाफ पे आपको प्रोग्रामिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जनरली C++, जावा एंड पाइथन, ठीक है, तो कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो जनरली 4 टाइप के क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में, चाहे TCS NQ2 है, चाहे कॉग्निजेंट में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। पहला हमारा मेमोरी बेस्ड होता है, दूसरा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड, थर्ड हमारा सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चन होता है, फोर्थ हमारा कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको प्रोग्रामिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, टेस्ट केस आपको गिवन रहेंगे, ठीक है। नाउ तो मैं आपको यहाँ पे जनरली मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेमोरी बेस्ड एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन सूडो कोड भी होंगे, ठीक है, बाकी जो भी रिमेनिंग फैकल्टी हमारे साथ हैं, ठीक है, वो इसको इस वीक में कवर करेंगे, सूडो कोड पार्ट, आपका प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है, वो कवर किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के थ्रू जो भी थ्योरी पार्ट होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपके तरफ से कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी, ओके। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉल सेंटर, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन जो भी आपको मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वहां से मैंने पिक कर रखा है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट विल द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉल सेंटर बेसिकली सॉल्व द कस्टमर क्वेरी, ठीक है। सो व्हेन द 2 कस्टमर कॉल इन कॉल सेंटर सो दैट one of them have to stay in hold, so what type of data structure is used here? Tell me anyone, yes, which data structure will be used? Any student? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कॉल सेंटर बेसिकली सॉल्व द कस्टमर क्वेरी, ठीक है। सो व्हेन द 2 कस्टमर कॉल इन कॉल सेंटर सो दैट, ठीक, अब दोनों कस्टमर सेम टाइम पे कॉल कर रहे हैं एंड देन हैव टू स्टे इन होल्ड, तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा यूज्ड हियर, ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, स्टैक, हैशिंग, क्यू, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, कॉल्स आर पिक्ड रैंडमली, ठीक है। किसी वन स्टूडेंट ने जवाब दिया, ठीक है, बिल्कुल सही, व्हाट विल द क्यू, व्हाई, क्यू में हमको पता है, ठीक है, व्हाट विल द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इस एंड से हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और इस एंड से हमारा क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो क्यू में आपको सबको पता है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो स्टैक होता है, स्टैक में क्या होता है, व्हाट विल द स्टैक, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, दिस इज द स्टैक जो वर्क करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। तो यहाँ पे क्यू, ठीक है, तो जिसकी कॉल पहले आएगी, ठीक है, उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हैशिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, स्टैक यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक हमेशा बेस्ड होता है लीफो पे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी कौन सा डेटा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा हमारा, क्यू, ठीक है। क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे यूज होगा जब भी कॉल सेंटर में कॉल आएगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, ठीक है, जिसकी पहले कॉल होगी उसको पहले सर्व किया जाएगा और जिसकी बाद में कॉल होगी उसको होल्ड पे रखा जाएगा, उसको नेक्स्ट टाइम पे उसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ओके। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, if user trying to pop element from the empty stack then the condition is called as what, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम देगा, उसको आप प्रोग्रामिंग थ्रू उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सिंपली, ठीक है, जो कि आपने सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर इज ट्राइंग टू पॉप एलिमेंट, ठीक है। सबको पता है स्टैक के अंदर देयर आर 3 ऑपरेशन, पुश, पॉप एंड पी, ठीक है। मेनली 2 ऑपरेशन होता है, एक होता है हमारा पुश, एक होता है पॉप, ठीक है। ज्यादा हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे जहाँ पे भी क्वेरी होगी वहां पे मैं उसको मेंशन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जनरली सबको पता है कि जब भी एलिमेंट पॉप करते हैं तो विच कंडीशन, विच ऑप्शन विल बी ट्रू, अंडरफ्लो, ओके। तो दिस इज द अंडरफ्लो कंडीशन। जब भी स्टैक से कोई भी एलिमेंट पॉप करते हैं, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है, दैट मींस सबको पता है कि जब भी स्टैक से कोई एलिमेंट हम पॉप करते हैं, ठीक है, तो स्टैक के अंदर कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट होना नेसेसरी है, ठीक है। अगर स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो किसी भी एलिमेंट को आप पॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली जब भी स्टैक से हम कोई भी एलिमेंट पॉप करते हैं तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं, और जब एलिमेंट पुश करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। तो देयर आर 2 कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन है, अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन जनरली जब भी पुश करेंगे तब, और ओवरफ्लो तब, अंडरफ्लो तब जब हम पॉप करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल द राइट आंसर, आंसर बी, ठीक है। तो दिस इज द मेमोरी बेस्ड, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये केवल बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओवरफ्लो कंडीशन है, अंडरफ्लो कंडीशन, तो जब भी स्टैक से पॉप करेंगे तो यहाँ पे अंडरफ्लो कंडीशन एग्जिट करेगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन। इन डबली लिंक्ड लिस्ट हाउ मेनी नोड्स हैव एटलीस्ट वन नोड बिफोर एंड आफ्टर इट। दिस इज द डबली लिंक्ड लिस्ट, सबको पता है व्हाट इज द डबली लिंक्ड लिस्ट। इन डबली लिंक्ड हाउ मेनी नंबर nodes are divided into 3 parts. This is a doubly linked. This is the data part. Okay. This is the next part. What is the next part? Next part is the store of the address of the next node. And यहाँ पे क्या होगा, previous. ठीक है, यहाँ पे there are 2 pointer variable. ठीक है, एक next जो कि next node को point करेगा, and ये node किसको point करेगा, previous node. ठीक है, तो this is the doubly linked list. Okay. तो व्हाट विल द आंसर, आपसे पूछ क्या रहा है, इन डबली लिंक्ड हाउ मेनी नोड्स हैव एटलीस्ट, पूछ रहा है एटलीस्ट वन नोड, एक नोड के बिफोर एंड आफ्टर। व्हाट विल द आंसर, ए बी सी डी, n प्लस 1, n माइनस 2 या n माइनस 1। टेल मी एनीवन, गेस कर सकते हैं व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछा एटलीस्ट, एक नोड के पहले और बाद कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस 1, ठीक। अगर n प्लस 1 करेंगे तो केवल बस नेक्स्ट नोड को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक। n नोड नॉट पॉसिबल, व्हाई, क्योंकि दिस इज डबल लिंक लिस्ट। इन डबल लिंक लिस्ट एवरी नोड इज पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस नोड, ठीक। नाउ n माइनस 1, ठीक, n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक चीज छूट जाएगा, ठीक है। वो हो सकता है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे या फिर प्रीवियस नोड को, क्योंकि डबली लिस्ट में एक नोड जो भी होगा वो नेक्स्ट नोड को भी पॉइंट करेगा और प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करेगा, ठीक है। तो व्हाट विल द आंसर, n-2, ठीक। यहाँ पूछा है एटलीस्ट वन नोड बिफोर एंड आफ्टर इट, पहले और बाद में, ठीक है। पहले और बाद में लेकर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n-2, ठीक। इस n-2 में वन नोड आपका बिफोर के लिए है और एक नोड आपका है आफ्टर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो n-2 होगा। n तो होगा नहीं, ठीक है, n इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दिस इज द डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक। तो यहाँ n-2 है, यहाँ 2 में क्या है, वन पार्ट इज फॉर नेक्स्ट नोड एंड वन पार्ट इज फॉर द प्रीवियस नोड, ठीक है। इसने पूछा है हाउ मेनी नोड्स हैव एटलीस्ट वन नोड बिफोर एंड आफ्टर इट। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज पे ध्यान देना है, यहाँ बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा n-2। This is the fourth question, ठीक। What is the fourth question? Raman is 7 years old and he wants to color a book, ठीक। The book happens to be about DSA, data structure algorithm, ठीक है, simply, and contains a complete binary tree with 7 levels, okay। He wants to use different colors for every T node, ठीक। How many colors will he need, ठीक है।
क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया बस, ठीक है, सिंपली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन से डायरेक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं पूछा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जोड़ दिया है, ठीक है। एक रमन नाम का पर्सन ले लिया, उसको बता दिया कि ये इतने ओल्ड है, ठीक है, वो बुक को कलर करना चाहता है, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। कुछ चीजें उसने अपने ऐड करके क्वेश्चन को बना दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए तो केवल फार्मूला बेस्ड है, आपको अगर फार्मूला याद होगा तभी इस क्वेश्चन को आंसर आप दे सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको सबको पता ही होगा, ए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, हमेशा लीफ नोड के लेवल को छोड़ के बाकी आपके लेवल हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, ए बी, ठीक। ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है, ए का राइट चाइल्ड क्या है, सी है, ओके। नाउ पहले आप लेफ्ट को फिल करोगे, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज द बाइनरी ट्री, मतलब सबको पता है बाइनरी ट्री मतलब व्हाट, 0 चाइल्ड या 2 चाइल्ड, ठीक है। दिस इज द बाइनरी ट्री। नाउ नेक्स्ट टी, तो हमारा नेक्स्ट लेवल भी फिल होना चाहिए, ठीक। नाउ दिस इज द बाइनरी ट्री। नाउ अच्छा आप अब बताइए दिस इज द बाइनरी ट्री और नॉट, आई विल डू, ठीक है। ए बी सी डी, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया, अब यहाँ पे लिख दिया ई। अब बताइए दिस इज द बाइनरी ट्री और नॉट, दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री, टेल मी एनीवन, यस, any student, tell me answer, this is the binary tree, this is the complete binary tree. No, sir. No. Why? Sir, the childs are missing. The right child. Right child is what, missing. Thank you so much, ठीक है। right child is the missing, okay. तो this is not complete binary tree, ठीक है। कि complete binary tree में हर लेवल पे आपको उसका लेफ्ट और राइट उसका फिल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक चाइल्ड मिस होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ले लीजिए नोड का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोड मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। यहाँ पे जैसे ही आपने एक नोड इंसर्ट किया, अब ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं, व्हाट विल द आंसर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, he wants to use different color for every tree node, how many color will be? Sir, answer will be 28. Answer will be 28, okay, ठीक। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि 28 है कि 31, 63, 127, ठीक। अभी क्वेश्चन का आंसर सीधे केवल फार्मूले में है, ठीक है। अगर वो फार्मूला आपको पता होगा तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री में व्हाट विल द फार्मूला, 2 के पावर l minus 1, दिस इज द फार्मूला, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। उस बाइनरी ट्री का फार्मूला होता है 2 के पावर l minus 1। टेल मी व्हाट विल द l, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज द l, Levels. नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। इस क्वेश्चन व्हाट 2 के पावर l minus 1, ठीक है। हमको सिंपली बस ध्यान देना है कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए, ठीक है। सिंपली हमको कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेवल्स आर गिवन, 7 है, ठीक। एंड ही वांट्स टू यूज डिफरेंट कलर, ठीक है। जितने भी नोड होंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री में, उसके लिए हम लोग अलग अलग कलर यूज करेंगे, सेम कलर यूज करेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी कलर्स विल बी नीडेड, ठीक है। हमें ये पता चल जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, ठीक, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो सिंपली हम 2 के पावर l minus 1 करेंगे, ठीक है। 2 के पावर l minus 1 इक्वल टू व्हाट, 2 के पावर व्हाट विल द लेवल्स, 7, 7 minus 1 इक्वल टू व्हाट, 2 के पावर, सॉरी ये जो -1 है यहाँ पे नहीं होगा, 2 के पावर l minus 1 ऐसे है, ठीक है। ध्यान रखिए, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 के पावर l पावर -1 नहीं ऐसे है। What will the answer? 2 के पावर 7 minus 1 equal to what? 2 के पावर 7. What will the value 2 के पावर 7? 1, 28. And minus 1 equal to what? 127. ठीक, तो 28 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 के पावर 7 भी करेंगे तब भी 28 नहीं आएगा, ठीक है। 31 is not also possible, ठीक है। 63 is not possible. What will the right answer? 127,
ठीक, तो सिंपली व्हाट इज द फॉर्मूला 2 के पावर एल, ठीक है, मैंने पावर -1 लगाया था, ठीक है, -1 वहां नहीं होगा, -1 यहाँ पे 2 के पावर एल -1 वॉट 2 के पावर 7 -1 छोड़ दूंगा 128 -1 इक्वल टू 127, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर इज व्हाट 127, ठीक, दिस इज आल्सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। What is the question? The height of binary षष्ठी is given as h, ठीक है, बाइनरी षष्ठी सबको पता है, ठीक है, जो बाइनरी की प्रॉपर्टी होती है वही बाइनरी षष्ठी होती है, ठीक है, तो बाइनरी षष्ठी में सिंपली कुछ नहीं करते, जो पेरेंट नोड होता है, ठीक है, व्हाट विद, ठीक, जो लेफ्ट चाइल्ड लगा वो पेरेंट चाइल्ड से कम होगा, ठीक है, एंड लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, राइट हैंड जो चाइल्ड होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा पेरेंट नोड से, ठीक है, दिस इज द बाइनरी षष्ठी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो द हाइट ऑफ a binary षष्ठी is given as h. Consider the height of tree as the number of edges in the longest path from root node to the leaf node. The maximum number of node possible in the tree. ठीक है, तो ट्री में आपको सबको पता है, जैसे ठीक है, दो चीजें हाइट एंड डेप्थ, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई विल टेक ओनली 1 मिनट। ए बी सी डी and this is what, this is the E. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो सबको पता है जब भी बाइनरी षष्ठी में, ठीक है, हाइट मेजर करते हैं हमेशा, कहां से हाइट मेजर करते हैं हमेशा, रूट नोड से कि लीफ नोड से, हमेशा हाइट कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम लीफ नोड से, ठीक है, हमेशा लीफ नोड क्या है हमारा, जिसके कोई चाइल्ड ना हो, D और E, दिस इज द लीफ नोड, ओके। तो हमेशा जब भी किसी भी नोड की हाइट मेजर करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा उसको मेजर करते हैं लीफ नोड से, ठीक है, किसी भी नोड की हाइट, देन और डेप्थ कैसे मेजर करते हैं, हमेशा रूट नोड से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला, ठीक है, ये तीन ए बी सी डी, ठीक है, आपको दिया हुआ 2 के पावर h -1 + 1, सेकंड है 2 के पावर h + 1 - 1, थर्ड है आपका 2 के पावर h + 1 एंड फोर्थ है आपका 2h - 1, ठीक है। टेल मी एनी स्टूडेंट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 2 to the power h plus 1 minus 1. I think B. B. Yeah, you are right. This question, ठीक है, ओनली केवल बस आपको अगर याद है कि ये क्या क्वेश्चन है, सिंपली बस फॉर्मूले पे है, ठीक है, कंफ्यूजन आपको, ठीक है, ए और बी, ठीक है, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेकंड ईयर, वहां पे फार्मूला बताया गया होगा, ठीक है, कि इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स इन द ट्री, व्हाट इज द फार्मूला 2 के पावर h + 1, ठीक है, सिंपली आपको ये फार्मूला लगेगा 2 के पावर h + 1 -1, ठीक, तो वो बता देगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आपके बाइनरी षष्ठी में मैक्सिमम हो सकते हैं, तो हमेशा 2 के पावर h + 1 -1, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो मेमोरी बेस्ड, ठीक है, मेमोरी बेस्ड मतलब सिंपली आपको फार्मूला बस आपके माइंड में रखिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन ए और बी में हो सकता है, सी और डी तो नहीं है, ठीक है, तो बस ये आप याद रखना, जो 2 के पावर क्या होगा वो h + 1 देन -1, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन based on memory based. Now this question, the 5 item, ठीक है, what will the, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए, बताइए what will the answer, आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ठीक है, सिंपली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो रीड करिए, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, उसके आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, The 5 items A, B, C, D, E, ठीक है, इसको सिंपली हम क्या करते हैं, स्टैक के अंदर पुश करते हैं, ठीक है, तो 1 by 1 पुश कर देते हैं। एक चीज और मेंशन है, वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम A, ठीक, तो पहले हमने पुश किया A। हाँ नीतीश सर जी एक बात बोल दीजिए नीतीश सर बच्चों को, नीतीश सर एक बात, बोलिए सर। जो बच्चे बीबीडीएम से बाहर है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मत आने के लिए बोलो। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑफिशियल आईडी यूज करेंगे, वो ऐसे आ रहे हैं, सर वो अपना मेल आईडी अपना वाला नहीं यूज करते हैं, हम लोग दूसरा वाला यूज करते हैं। ठीक है फिर से आने के लिए बोलो, अलो कर देता हूँ। हाँ वो एक्चुअली सब वही ऑफिशियल आईडी नहीं यूज कर रहे हैं ना सर, इसलिए ठीक है आने के लिए बोलो, फिर से अलो कर देता हूँ, हाँ अलो कर देता हूँ। ठीक 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 है।
हाँ कंटिन्यू कर। जो क्वेश्चन था हमारा क्या था कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल kindly unmute your mic, sir. क्या था 30 कर रहा है कितने परसेंट से 20% से ये हमारा क्वेश्चन था। विक्रांत sir, परसेंटेज चेंज इन Srikanth sir, you kindly unmute, sir. Yes. I am audible. Tell me any student. I am audible better. My voice is clear. Yes, sir. I am just confirming. What will the answer for this question? कोई भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एक्चुअली स्लाइड्स में शो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे हो सकता है मैं चैट बॉक्स ना देख पा रहा हूँ, ठीक है। If you have any query regarding any question, so you can ask me. I will try to give your answer, your doubt. ठीक है, टेल मी एनीवन व्हाट विल द आंसर। आप अपने तरफ से भी आंसर फाइंड करिए, ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने पुराने साल के पेपर से लिए, ठीक है, कोशिश है कि अच्छे क्वेश्चन लिए जाए, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाए। बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया भी होगा, ठीक हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको पहले से आपने कर भी रखे हैं, ठीक। तो कोई बता सकता है व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, यू कैन टेक 1 मिनट। इफ यू हैव पेन एंड पेपर देन यू कैन सॉल्व इट। बाकी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टेल मी एनीवन किसी को आंसर फाइंड हो, ठीक है मैम, ठीक है, आप सॉल्व करिए, ठीक है। अगर किसी का आंसर आए तो मुझे आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, ठीक। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। ए बी सी डी एंड ई, ठीक, सिंपली स्टैक के अंदर हम पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है one after the other starting from A, ठीक। The stack is popped 4 items, ठीक है, स्टैक में 4 आइटम को पॉप करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जब भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं या पॉप करते हैं, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से करते हैं, ठीक है। तो पॉप किया हमने, ठीक है, E D C B, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, एंड ईच एलिमेंट इंसर्टेड इन अ क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज द क्यू, क्यू क्या, ठीक है, एक एंड रेयर होता है, एक एंड क्या होता है, फ्रंट होता है, ठीक है। ओके, तो इस एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, इस एंड से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं रेयर, और जिस एंड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। यहाँ पे वही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टैक इज पॉप 4 आइटम्स एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू, ठीक। तो पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होगा, ई, ओके, फिर डी, 4 एलिमेंट, टॉप पे जो भी 4 एलिमेंट है उसको पॉप कर देंगे, ठीक है, ई डी सी देन बी, ठीक। यहां से 4 एलिमेंट को हमने पॉप कर दिया। नाउ देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड, अब क्या करा है, आपने एलिमेंट क्यू के अंदर पुश कर दिए, सॉरी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द की, ठीक है। तो आपको 2 एलिमेंट पिक करना पड़ेगा, तो किधर से कोई बता सकता है कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे, यहां से क्यू से, टेल मी एनी स्टूडेंट व्हिच एलिमेंट, ई और डी, ठीक है, इसको पॉप कर लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक टू ऑन स्टैक, ठीक। तो स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। अभी स्टैक के अंदर क्या है, केवल अभी ए है, अभी इस एलिमेंट को, ठीक है। तो पहले क्या पुश होगा, ई, ठीक, फिर क्या आएगा उसके ऊपर, डी, नाउ, ठीक। तो अब फाइनली स्टैक के अंदर बचा क्या, आंसर आपको दिख गया होगा, व्हाट विल द आंसर, ए ई डी। टेल मी एनी स्टूडेंट व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आप तो बता सकते हैं, आपको काफी लोग को पता भी होगा, डी, डी। नाउ 1 आइटम इज पॉप, ठीक है, अभी हमारा फाइनल स्टैक है, ठीक है। तो नाउ 1 आइटम इज पॉप फ्रॉम द स्टैक, तो द पॉप आइटम इज व्हाट, ठीक है, कौन सा आइटम पॉप होगा, तो कौन सा पॉप होगा, डी। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी, ठीक।
तो ये स्टैक में से जो पहला एलिमेंट कौन सा है, डी, तो डी पॉप होगा, तो ये हमारा आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, दिस इज द, ठीक है, ये मींस क्वेश्चन है स्टैक और क्यू पे। ठीक है, सिंपली स्टैक में उन्होंने पुश करा दिया, उसमें से कुछ एलिमेंट को पॉप करा के क्यू के अंदर पुश करा दिया, फिर क्यू में से कुछ एलिमेंट को उन्होंने डिलीट किया। ठीक है, तो डिलीट हमेशा इस एंड से होगा। ठीक है, फ्रंट एंड से, और बैक एंड से तो प्लेयर एंड से इंसर्ट होता है। फिर उसको दोबारा स्टैक के अंदर पुश कर दिया, फिर स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप कर दिया। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला, डी मिला। ठीक, नाउ दिस क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक, what is 7th question? If the pre-order and in-order traversal of the binary tree is given, ठीक, respectively, so what is the post-order traversal? ठीक, tell me any student what is the answer? Okay, so this is the pre-order. ठीक है, what is the pre-order? ठीक है, there are 3 data सेशन में आपने पढ़ा होगा, there are 3 टेक्निक। एक होता है pre-order traversal टेक्निक, ठीक है, सेकंड क्या होता है इन ऑर्डर, थर्ड क्या होता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर आपको गिवन है। ठीक है, तो सबको पता है प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट पहले आता है, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। ठीक, प्री ऑर्डर के बाद क्या आता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, देन व्हाट, रूट नोड बाद में आता है। इसी वजह से इन ऑर्डर ट्रांसफर में क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, देन रूट नोड बीच में आएगा। ठीक, उसके बाद राइट चाइल्ड। ठीक, दिस इज द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड दिस इज द इन ऑर्डर ट्रांसफर। तो प्री ऑर्डर में चीज आपको समझ आ रहा होगा, प्री ऑर्डर में हमेशा जो रूट नोड होता है वो पहले आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक, तो प्री ऑर्डर में, ठीक है, मैं बना रहा हूं आपको। ठीक है, प्री ऑर्डर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो रूट नोड हमेशा कहां से पता चलेगा, प्री ऑर्डर से। ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट कहां से डिसाइड होगा, इन ऑर्डर से। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर हमें ये पता चल जाएगा जो रूट नोड है वो पहले होता है, तो आपको ये पता चल गया कि ए इज द व्हाट, ए इज द रूट नोड। नाउ ठीक, अब इसका लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, टेल मी एनीवन, एनी स्टूडेंट गेस हु इज द लेफ्ट एंड हु इज द राइट? लेफ्ट और राइट आपको डिसाइड किससे चलेगा, इन ऑर्डर से। ठीक है, तो रूट नोड को चेक करने के लिए हमेशा प्री ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, अब इन ऑर्डर ट्रांसफर। ठीक है, जनरली इससे क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे टीसीएस एनक्यूटी हो, चाहे आपका कॉग्निजेंट हो। ठीक है, मैंने देखा है जनरली, कई साल के मैंने देखे, उसमें एक क्वेश्चन इससे जनरली आता है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, सिंपली आपको कैलकुलेशन करके उसका बताना पड़ता है कि व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया, आपसे पूछा व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर। तो पहले तो हमें इन प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का यूज करके पहले हमें एक ट्री जनरेट करना पड़ेगा, एक बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी ट्री जब बना लेंगे तब उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग तो पहले बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो प्री ऑर्डर से हमको क्या पता गया, ए इज द रूट नोड। ओके, नाउ ए इज द रूट नोड। ठीक, अब इसके लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, राइट सब ट्री क्या होगा, तो ए देखिए यहाँ पे ए है, दिस इज द ए। ठीक, तो ए है, जिसका मतलब ए के देखिए लेफ्ट में क्या क्या है, डी बी एफ ई। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम लिख देंगे वो डी। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ठीक है, उसका राइटिंग थोड़ा सा एफ एन ई। ठीक है, तो ए के लेफ्ट सब ट्री में ये आ गया, राइट सब ट्री में क्या आएगा। ठीक है, आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर मैच करेगा तो आप बता सकते हैं बीच आंसर। ठीक, और बाकी इसके राइट में क्या है, जिस क्या क्या है, जी सी एल जे एच एंड के। तो रूट नोड डिसाइड कहां से हो रहा है, प्री ऑर्डर से, और उसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, राइट सब ट्री क्या होगा, वो हम डिसाइड कर रहे हैं इस इन ऑर्डर ट्रांसफर से जो कि गिवन है। ठीक, तो हमें ए पता चल गया, ए इज द व्हाट, रूट नोड। नाउ
ठीक, ए हो गया, ए के बाद क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे प्री ऑर्डर में ए के बाद क्या है नेक्स्ट, ठीक है, बी, ठीक, तो फिर से बी को क्या बनाएंगे, बी कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को रूट नोड बनाना पड़ेगा, ओके, तो बी को हमने यहाँ पे पैरेंट बनाया। अब बी के लेफ्ट में क्या हुआ, राइट में क्या हुआ, यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। बी के लेफ्ट में क्या है, डी, और राइट में क्या है, एफ है, ई, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ बी अगर आपका रूट नोड बन रहा है, ठीक है, ऐसे टाइटली जल्दी करने के लिए, तो सीधे जो डी है वो लेफ्ट में ही होगा और एफ ही उसके राइट में जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से एलिमिनेट करके मैं एक ही डायग्राम बना दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके डी लेफ्ट में, ठीक, यहाँ से चेक कर सकते हैं, बी के लेफ्ट में क्या है, डी, राइट में क्या है, एफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ, ओके, ठीक, ओके, तो ए और बी भी हो गया। बी के बाद अब क्या हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, डी, ठीक है, डी ऑलरेडी हो चुका है, डी की ऑलरेडी देखिए पोजीशन फिक्स हो चुकी है, ठीक है। नाउ डी के बाद क्या है, ई, ठीक, अब ई डिसाइड कर लेते हैं, ई को क्या बनाना पड़ेगा, पैरेंट नोड बनाना पड़ेगा, ठीक, तो ई को पैरेंट नोड बनाने के लिए, ठीक है, तो ई को पैरेंट नोड बनाएंगे तो एफ लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, टेल मी एनीवन, एफ कहां पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, टेल मी एनी स्टूडेंट, यस, द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट, ठीक है, बाकी ये लेफ्ट में है भी, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे विदाउट यहाँ पे देखे हुए कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में कि एफ ई के राइट में कि लेफ्ट में, ठीक है, वो यहीं से पता चल जाता है कि एफ क्या है, लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमको जल्दी करना है, ठीक है, तो हमको बस सिंपली क्या करेंगे, एफ ई को रूट नोड बनाएंगे, तो ई एफ कहाँ चला जाएगा, ई द रूट नोड, एफ कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ तक हम लोग लेफ्ट 50 को हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ई के बाद क्या है, एफ, एफ भी देखिए, एफ की भी पोजीशन फिक्स हो गई। नाउ अब सी, ठीक, सी के पहले जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग स्कैन कर चुके हैं, ठीक है। अब एफ के बाद क्या है, सी, सी कहाँ पे देखिए, सी है जिसको बनाना पड़ेगा हमको पैरेंट नोड, यहाँ हमने सी को बनाया पैरेंट नोड, ओके। नाउ इन दिस साइड दिस इज द जी, ओके, तो ये अब देख सकते हो सी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। रूट नोड हम पैरेंट नोड डिसाइड कर रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से जो गिवन है, और उसका लेफ्ट सब टी और राइट सब टी क्या होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से, बस ये हमको माइंड में रखना है, ठीक है। ताकि आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो जी यहाँ लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी राइट है उसको राइट में कर दीजिए। राइट में क्या क्या आपके हैं, एल है आई थिंक, जे, फिर एच, किसी स्टूडेंट का आंसर आ गया हो तो बता सकते हैं व्हाट विल द आंसर, ठीक, अगर आपका आंसर आ गया तो काइंडली अनम्यूट योर माइक, ठीक है, यू कैन, आप आंसर दे सकते हैं, व्हाट विल योर आंसर, ए बी सी डी में कौन सा आंसर आपका आया, टेल मी एनी स्टूडेंट, ए, ठीक, ओके, ठीक है। बाकी आप काफी लोग अगर आ गया, ठीक है, अगर ठीक है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं वो पिच ऑप्शन, ठीक है, ए आई थिंक ये हो चुका है, ठीक है। चिल्लू का नहीं है उनके लिए मैं यहाँ बस 2 मिनट इसको बाइंड अप करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एल जे ए के, ठीक, एल जे एच है, ठीक है, सॉरी दिस इज द एच नाउ, ठीक। सी के बाद हो गया, अब सी के बाद क्या है, जी, तो जी देखिए ऑलरेडी पोजीशन फिक्स है। जी के बाद क्या है, एच, तो एच को क्या करना पड़ेगा, रूट नोड, ठीक, तो एच को रूट नोड बना दीजिए। एच को रूट नोड बनाए तो उसके लेफ्ट में क्या जाएगा, यहाँ चेक कर लीजिए, एच के लेफ्ट में क्या है, एल और जे, ठीक है, वहां देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं एल जे, और यहाँ पे क्या राइट में के, ठीक, बस। अब उसके बाद क्या है आपका, एच हो चुका, अब क्या है जे, ठीक, तो जे को क्या बनाएंगे, रूट नोड, ठीक, एल किधर जाएगा, लेफ्ट, ठीक, यहाँ हमने क्या बना दिया, एल, ठीक, तो दिस इज द एल, दिस इज द जे एंड दिस इज द एच, ठीक। नाउ उसके बाद क्या बचा, के, तो के की देखिए ऑलरेडी पोजीशन फिक्स हो गई। नाउ अब हमको क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक,
तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी होता है, सिंपली क्या करते जाइए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या, ये ए है, ठीक है, इसको आप लोग क्लियर बना लीजिएगा कॉपी में। बी है, ये डी है, ठीक है, दिस इज द ई, दिस इज द एफ, ठीक, दिस इज द सी, दिस इज द जी, दिस इज द एच, दिस इज द जे, एंड जे के लेफ्ट में क्या है एल, एच के राइट में क्या है के। नाउ अब सिंपल सा इसको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, हमने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है, बाय यूजिंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के यूज करके, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से हमने रूट नोड डिसाइड किया, उस रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री क्या राइट सब ट्री है वो हमने डिसाइड किया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक ना। अब हमको फाइंड करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लीफ नोड सबको पता है व्हाट इज द लीफ नोड, लीफ नोड जिससे कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है। तो लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उसको वन बाय वन क्या करते चलिए, ठीक है, रिमूव करते चलिए और उसको लिखते चलिए, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट से राइट चलते हैं। पहला देखिए लेफ्ट राइट में लीफ नोड पहला कौन से आ रहा है, डी, ठीक है, इसको कट किया, ठीक है, सिंपल सा चेक है, डी, ठीक, डी रिमूव कर दिया, ठीक है, डी रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट लीफ नोड कौन सा है, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। अब लीफ नोड क्या है, एफ, तो एफ को रिमूव कर दिया, यहाँ पे आउटपुट में क्या लिख दिया, एफ, ठीक। अब डी और एफ रिमूव हो गया, फिर से लीफ नोड, अब लीफ नोड कौन सा है हमारा, ई, ई को रिमूव किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ई, ठीक। अब ये तीनों हमारे रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, ये आप उसको अपने माइंड में, ठीक है, सोचना है, सिंपल इसको रिमूव कर चुके हैं। अब लीफ नोड क्या बचा हमारे पास, बी, बी के कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ से लीफ नोड को रिमूव करते चलिए और यहाँ पे आउटपुट में इसको डिस्प्ले करते रहिए, ठीक है, लिखते चलिए, तो डी एफ बी, उसके बाद नाउ अब क्या लीफ नोड है, बी, ठीक। तो आप देखोगे कि लेफ्ट फैक्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं, डी एफ ई बी, ठीक। अब ये पूरा रिमूव हो गया, अब लीफ नोड को वन बाय वन रिमूव करना है, ठीक। नाउ मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट से राइट चलना है, ठीक है, तो लेफ्ट हो चुका, अब राइट फैक्ट्री में आएंगे, ठीक है। तो पहले कौन सा पड़ेगा आपको, जी पड़ेगा, ठीक, तो जी को रिमूव कर दीजिए, डी के बाद क्या आ जाएगा, जी, ठीक। नाउ जी रिमूव करें, अब कौन सा नोड आएगा, टेलगेनी में, अब कौन सा लीफ नोड बचेगा हमारे पास, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में, जी के बाद एल, एल, ठीक। अब एल को रिमूव करिए, यहाँ पे क्या आ गया, जी के बाद अब एल, ठीक। अब लीफ नोड क्या बचेगा हमारे पास, जे, जे को यहाँ रिमूव करिए, लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट एच का राइट क्या है, के, ठीक है। अब ये सब रिमूव हो चुके हैं, के को लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। नाउ के, ठीक, देन के को रिमूव किया, के को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नाउ अब क्या बचा हमारे पास, एच, एच लीफ नोड बचा, फिर क्या बचा, सी, फिर क्या बचा लास्ट में आपको देखोगे ए बचा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो रूट नोड होगा वो सबसे लास्ट में होगा, हमेशा राइट हैंड साइड के लास्ट, ठीक है। यहाँ देखिए ए, देखिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट नोड कहाँ था, पहले था फर्स्ट पोजीशन पे, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट नोड हमेशा लास्ट में आता, ठीक है। तो ऐसे हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, ठीक है, रूट नोड को हम डिसाइड कर सकते हैं। और इन ऑर्डर में रूट नोड कहाँ होता है, बीच में, देखिए यहाँ पे है ए, देखिए बीच में, यहाँ पे ए देखिए पहले है, यहाँ पे ए देखिए बाद में, ठीक। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर देख के हमको ये पता चल जाता है कि रूट नोड कहाँ पे है, ठीक। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, तो विच ऑप्शन विल बी ट्रू, दिस इज द ए, ठीक है। काफी लोगों ने सॉल्व कर रखा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जब भी आएगा सिंपली इसको बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट चलिए और लीफ नोड को रिमूव करते चलिए, ठीक है, वन बाय वन, आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज द हैश टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन हैश, ठीक है, हैशिंग का है, ठीक है, हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपने यूनिट 4 में, ठीक है, तो यूनिट 3 में आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी किया होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए, क्या पूछ रहा है, अ हैश टेबल ऑफ लेंथ 10 यूजेज ओपन एंड एड्रेसिंग विद हैश फंक्शन, ठीक है।
There are two types of closing techniques. अगर आपको याद होगा, एक ओपन एडेसिंग होता है, एक क्लोज एडेसिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ओपन एडेसिंग दिया हुआ है, ठीक है। जो भी हैश में कोलिजन आता है उसको रिमूव करने के लिए हम दो टेक्निक यूज करते हैं। आप आई थिंक इसको बोलते हैं CRT। CRT इज व्हाट? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। उस कोलिजन को रिमूव करने के लिए हम लोग देयर आर टू टाइप ऑफ एडेसिंग, वन इज ओपन एंड सेकंड इज व्हाट? क्लोज, ठीक। तो फिलहाल ओपन एडेसिंग में हैश फंक्शन आपको दिया हुआ है HK = K mod 10 एंड लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। प्रोबिंग मतलब टेल मी एनीवन, तो बता सकता है गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबिंग? Finished? What is the meaning of probing? Probe means what? मैं आपको बताता हूँ, प्रोबिंग मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो सर्च करेगा कि जो भी आपका टेबल गिवन है वहां पे कहाँ पे किस एड्रेस पे स्पेस आपका ब्लैंक है, ठीक है। सर्च करेगा उस पोजीशन को, ठीक है। उस पोजीशन को सर्च करने के बाद वहां पे सीधे क्या कर देगा? उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब सिंपल होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। प्रोब तो वो चेक करेगा किस पोजीशन पे, ठीक है, स्पेस है। जिस पोजीशन में स्पेस है वो वहां पे सिंपली एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। आफ्टर इंसर्टिंग 6 वैल्यू इनटू एन एम्प्टी हैश टेबल, द टेबल इज seen below. Which one of the following choice give a possible order in which the key value could have been inserted in the table? This is the hash table आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो what will the आपको फंक्शन दिया हुआ है HK = what? K mod 10, ठीक। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाय वन ऑप्शन चेक करते जाइए और वहां पे वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। mod 10 मतलब इट विल रिटर्न व्हाट? रिमाइंडर, ठीक है। mod यहाँ मतलब मॉडुलस रिमाइंडर, ठीक है। व्हिच ऑप्शन यू कैन सी, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हिच ऑप्शन इज ट्रू। बाकी फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो की वैल्यू दी हुई है, की वैल्यू क्या है? 46। तो 46 mod 10 क्या आएगा? आपको इस ऑप्शन को चेक करके करना पड़ेगा कि ये जो टेबल बनाई हुई है, हैश टेबल जो बना हुआ है वो सही है कि गलत है, ठीक है। ये आपको इससे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो सिंपली जो भी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 46, 42, ठीक है। जो भी ऑर्डर दिया उसको चेक कर लेते हैं। 46 mod 10 = what? What will the remainder? 46 mod 10 = what? 6. 6 पोजीशन पे क्या है? ये ट्रू है, सही है। 42 चेक कर लेते हैं। What will the value of 42? 42 mod 10 क्या आएगा? 2. सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? 42 आएगा। 34 देख लीजिए किस पोजीशन पे आएगा? 34 mod 10. What will the remainder? 4. फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया? 34. 52 चेक कर लीजिए। What will answer? 52 बताइए 52 क्या आएगा? 52 mod 10. Tell me any straight. What will be equal to what? 52 mod 10 equal to what? 2. But 2 पे कौन सी वैल्यू है कोई बता सकता है? पहले से ये पॉसिबल है। 2 पे कौन सी वैल्यू पहले से? Which value? 42. ठीक, इसका मतलब 52 जो है इस सेकंड पोजीशन पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ 52 किस पोजीशन पे आपको दिख रहा है? इस पोजीशन, ठीक। 52 इस पोजीशन पे होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट देखिए 23 3 आएगा। नाउ 33, ओके, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सेकंड ऑप्शन चेक करके देखिए व्हाट इज ऑप्शन, which option will be true? (46, 34, 34 mod 10 4, 42 mod 10 देखिए 2, 23 3, no, अब 52 देखिए, ठीक।
देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेल मी ईच ऑप्शन विल बी ट्रू। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट। पॉसिबल है, देखिए विच ऑप्शन विल बी ट्रू। 34 42 भी सही है। 23 52 mod 10 व्हाट इज द आंसर? 2 पे क्या ऑलरेडी 42 है, ठीक। 33 46, ठीक। नाउ 42 यहाँ पे देख लीजिए, 42 mod 10 2 आएगा। 46 33 equal to 7 points. I think this question is थोड़ा सा twist. Yeah, this question is right. Tell me anyone, कोई guess कर सकता है? कोई आंसर फाइंड हो पाएगा? Yes, sir. B. Option B. How? B option is true. How? How can you say that B option is true? How to identify the B option is true? Tell me. Sir, 46 in 6th position, 6th index. 34 in 4th index. 42 in 2nd index. 23rd in 3rd index. 52. The answer is 2nd index, but 2nd index is already full. So we will find the next index, which is empty. Next index is empty. ठीक। Next index which is empty. हाँ, yeah. Then fifth index is empty. Then 7 will occupy. हाँ, okay, thank you. Yeah. B option, ठीक। तो आप एक चीज दे सकते हो 52, ठीक है। जब 52 को ऑक्यूपाई करने आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ऑक्यूपाई है, तो आपको, ठीक है, क्योंकि दिस इज द व्हाट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लीनियर प्रोबिंग। दैट मींस व्हाट, लीनियर प्रोबिंग में क्या करता है, वो नेक्स्ट स्पेस को सर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। अगर वो स्पेस सबको फुल मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्पेस पे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट स्पेस पे जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, हम प्रोबिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 52 पे जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो उस वहां पे आपको एम्प्टी नहीं दिखेगा, तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे सर्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन सर्च करेगा तो वहां पे इसको 52 उसको मिल जाएगा, किस पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन। इसी बार जब 33 आप करने जाएंगे, ठीक है, तो 33 mod 10 what is the value? 33 mod 10 what is the value? 3, ठीक। बट 3 को थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी 23 इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। 23 हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, पहले से वहां पे ऑक्यूपाइड हो चुका है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे सर्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट को करते करते उसको जाके 7th पोजीशन पे क्या मिल जाएगा, ठीक है। उसको जब 7th पोजीशन मिलेगा तो वहां पे उसको एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। 1 by 1 सर्च करते हुए जब यहाँ पहुंचेगा तो ये सारे पोजीशन में उसको एम्प्टी मिलेगा, तो वहां पे वो 33 इंसर्ट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग मतलब एक सीक्वेंस में सर्च करता है, ठीक है। जो भी वैल्यू उसकी आएगी हैश फंक्शन की, वहां से अगर पहले से अगर वो वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन था, ठीक। तो कोलिजन आने के बाद तो हमने नेक्स्ट इंडेक्स चेक किया, ठीक है। अगर वहां एम्प्टी है तो वहां इंसर्ट कर देंगे, अगर वहां भी एम्प्टी नहीं है, वहां दोबारा कोलिजन आ गया, फिर वो नेक्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से वो लीनियरली सर्च करता जाएगा, जहां पे उसको स्पेस मिलेगा वहां पे वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा, व्हाट विल द ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो कि वो ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी। नाउ दिस इज द 9th question. What? Asa wrote a function fact in C language to calculate factorial of a given number and save the file as fact.c. Okay, just a bit. Just a bit.
आपको सर ने एक लिंक भेजा होगा, ठीक है, आप वहां पे आई थिंक आप लोग को लिंक मिला कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। लिंक विल बी देयर और नॉट, आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। सर ने भी, श्रीकांत सर ने भी लिंक शेयर किया है, ठीक है। ये फीडबैक फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आई विल टेक 2 मिनट्स मोर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन बाय सीएम दीक्षित सर, ठीक है। तो इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फैकल्टी नेम मेरा है, ठीक है, नीतीश कुमार सिंह आप लिख सकते हो, ठीक है। फैकल्टी नेम आप मुझे मेंशन कर सकते हो। दिस इज द फीडबैक फॉर्म एंड अटेंडेंस। मेरा नाम टाइप भी करो, बाकी डिफिटिंग आपको शेयर किया, तो आप लोग जरूर फिल करेंगे। I will take 2 minutes more. ठीक है, ये star wrote a function. This screen is visible or not? I am just confirming. This screen visible for you. My PPT is visible for you. Visible, sir. Okay, thank you so much. ठीक है, this is the star wrote. ठीक है, this is the function. आप लोग बताइए what was the answer for this question? Star wrote a function in C language to calculate factorial of a given number and save the file as fact.c. ठीक है, C एक्सटेंशन ने फाइल सेव किया, सिर्फ फॉरगॉट टू कोड द मेन फंक्शन टू कॉल, ठीक। उसने फंक्शन तो क्रिएट किया पर उसको फंक्शन को उसने कॉल करना, ठीक है, मेन फंक्शन में वो फॉरगॉट कर गया, ठीक है। उसने मेन फंक्शन उसको डिफाइन नहीं किया। तो व्हाट will C be able to compile this fact.c without the main function? Tell me anyone, what will the answer? First, second, third and fourth. What will the answer? मेन फंक्शन में उसने फैक्ट को डिफाइन नहीं करा। C. No, C cannot compile as the main function is required to compile any C program file. उसने जो भी फैक्ट नाम का फंक्शन डिफाइन कर रखा है C लैंग्वेज में, अगर उसने मेन फंक्शन में कॉल नहीं किया है, ठीक है, तो वो कंपाइल नहीं कर रहा है। ओके, C cannot compile as the main function is required to compile. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, this is the question, ठीक है। The pre-order traversal of the tree is यस सर, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एसडीएलसी की प्रोसेस है। तो एसडीएलसी क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि क्या होती है, एक प्रोसेस यूज की जाती है सॉफ्टवेयर कंपनीज के द्वारा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप और टेस्ट करते हैं।
और जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो हमारा हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपका एसडीएलसी की प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस आपको कैरी आउट करनी होती हैं। तो अल्टीमेट एम जो है वो आपका क्या है, हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर आपको जो है वो बनाने होते हैं वहां पे, जो कि हमारी क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें वो हमें याद रखने हैं, एसडीएलसी की फुल फॉर्म, और ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि हमारे एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। एसडीएलसी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे हम आईएसओ या आईईसी 12207 स्टैंडर्ड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की जितनी भी एक्टिविटीज और प्रोसेसेस हैं उनके एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। अब अगर एसडीएलसी की बात करें तो एसडीएलसी का अगर हम डायग्राम गो थ्रू करें तो हमारे पास इसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है हमारी प्लानिंग, देन सेकेंड एक्टिविटी है आपकी डिफाइनिंग, देन डिजाइनिंग, उसके बाद बिल्डिंग, लास्ट में टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। ये एसडीएलसी की आपकी मेन स्टेप्स हैं। जो आपकी प्लानिंग की स्टेप्स है, अगर बात किया जाए कि प्लानिंग में आपका क्या आता है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, जिसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर कोई बंदा अगर या आपको कोई क्लाइंट आपको बता रहा है कि आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप एनालाइज करते हो, गैदर करते हो, एंड देन उन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई हैं उसके बेसिस पे क्या करते हो, आप अपना प्लानिंग करते हो कि क्या क्या मॉड्यूल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, या क्या क्या कोड आपको रिक्वायर्ड रहेगा, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये सारी चीजों का प्लानिंग आप अपना इस फर्स्ट फेज में करते हो, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्लानिंग आता है। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले पार्ट्स पे होती हैं, क्योंकि क्लाइंट जो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है वो हम प्रॉपरली गैदर नहीं कर पाते हैं कई बार, और प्लानिंग में हमारे मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से कई बार हमारे सॉफ्टवेयर हम गलत भी बना देते हैं। तो वो मिस्टेक्स ना हो इसीलिए ये पूरा एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है जिसको हमें फॉलो करना होता है। It is performed by senior members of the team with inputs from the customer. इसको ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ्रेशर है जिसको नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट कैसे कैरी आउट किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह किस तरीके से गैदर की जाती हैं, तो इसको जो यूजुअली होता है वो आपके टीम के सीनियर मेंबर्स कैरी आउट करते हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वे, डोमेन एक्सपर्ट जो भी इंडस्ट्री के हैं, जिन्होंने कई साल 15-20 साल इंडस्ट्री में बिताए हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए हैं, तो उन्हें पता है कि कहां पे आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गैप्स रह सकते हैं। तो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला स्टेप कैरी आउट करते हो। फिर सेकेंड स्टेप पे जब आपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करोगे। भाई जो भी आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर की, अब रिक्वायरमेंट गैदर करने के कई सारे स्टेप्स और मेथड्स होते हैं। जैसे पहला जो आपका सबसे वाइडली यूज किया जाता है वो सर्वे फॉर्म्स होते हैं। तो आप अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चनेयर या सर्वे फॉर्म बना के पूछ सकते हो कि क्या उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो क्लाइंट आपको वो फॉर्म फिल करके देगा, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स जो भी आपके पास आती हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं एसआरएस। एसआरएस है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट भी होता है आपके पास। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ी होगी तो उस टाइम पे एसआरएस का टेम्पलेट भी पढ़ा होगा। अगर ना किसी ने पढ़ा हो तो आप सर्च कर सकते हो। एसआरएस का एक IEEE टेम्पलेट आता है, जिस टेम्पलेट में उस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये सारी चीजें डिफाइंड होता है। भाई आपकी जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर भी जो सब पार्ट्स हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपके जो सब पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपके इस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइंड होती हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेज, जहां पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। अब ये जो एसआरएस का डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आगे आपका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट वाला जो टीम होगा वो वर्क करेगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट इस एसआरएस में मेंशन होने से मिस हो गई है जो कि आपने क्लाइंट से गैदर की थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो एरर आपका आगे वाले लेवल्स में प्रोसीड होता रहेगा, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फिर वो आगे उस पर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग पार्ट कैसे होगा। तो ये चीज वहां पे कई बार मिस हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट स्टेज को हम बहुत क्रूशियल बोलते हैं, जहां पे प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम बहुत कायदे से करना होता है।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे प्रोडक्ट फीजिबल जो है वो है नहीं है हमारे पास, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें वो प्रोडक्ट फीजिबल है, कॉस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ हम उसी में डिसाइड करते हैं। देन थर्ड स्टेप है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, जो आपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वाला पार्ट किया होगा, जिसमें आप मॉड्यूल्स में अपने डिवाइड करते हो पूरा जो भी आपका प्रोडक्ट होता है या प्रोजेक्ट होता है, उसको आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर आप उसके डीएफडी और ये सब जो बनाते हो, अपने क्लास डायग्राम बनाओगे, ये सारे बनाओगे, तो ये आपका प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, जिसमें आप अपने बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट कैरी आउट करते हो। तो इसमें आपके क्लास डायग्राम आ गए, डीएफडी आ गए, डीएफडी मतलब आपके डेटा फ्लो डायग्राम आ गए। देन आपके जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने टूल्स यूज किए हैं, जो अपने डायग्राम्स वगैरह आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में लगाते हो, वो वाला पार्ट आपका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो ये आपकी स्टेज 3 होगी। एक बार अपने अपने सारे फंक्शनल पॉइंट्स और जितने भी आपकी डीएफडी वगैरह हैं ये बना लेंगे, देन उन डीएफडीज के बेसिस पे और हमारे क्लास डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी 4th स्टेज शुरू होगी, जहां पे एक्चुअली हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कोड करेंगे, या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कोड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हमारी जो भी जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी। अब जैसे कई ऐसा होता है कि हमने रिक्वायरमेंट कुछ ली है और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हमने ऐसा ले लिया जिसमें वो रिक्वायरमेंट फीजिबल नहीं हो रही है, या फिर आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ जा रहा है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सुटेबल रहेगी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप सी में कैरी कर सकते हो, जावा में कैरी कर सकते हो, C++ में कैरी कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से आपका वो जो लैंग्वेज है वो एक इजी वे में आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रॉपर टूल्स आपके पास जो भी कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, डीबगर्स वगैरह हैं, वो सब अवेलेबल हैं या नहीं है। हालांकि इस चीज को उतना हम लोग आज के डेट में फोकस नहीं देते, क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबल है, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें मेजरली हमारे मल्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब C++, जावा आप एक ही आईडी के अंदर कोड कर सकते हो। जैसे नेटबीन्स या इक्लिप्स आप यूज करते हो, तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। प्लस उसके अंदर इंटीग्रेशन किसका है, डेटाबेसेस अगर आपको चाहिए तो वो भी उसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, कंपाइलर्स वगैरह अगर चाहिए तो वो भी उसी में इंटीग्रेटेड है। इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोला जाता है, कि आपको एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपके एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। देन जब आप कोड करते हो, कोड करने के बाद आपका जो कोड है, क्या वो आपने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी उससे मैच होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब टेस्टिंग भी हमारी अलग अलग लेवल्स पे होती है, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जैसे टेस्टिंग की बात करें तो अगर हमारा जैसे एक यूनिट हमारा रेडी हो गया, जैसे एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर 5 यूनिट है, तो हमारा अगर एक यूनिट रेडी हो गया है तो हम उस मॉड्यूल के उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए कौन सी टेस्टिंग करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे। फिर कई सारी जब हमारी यूनिट, जैसे एक मॉड्यूल में 5 यूनिट थी, तो हमारी जब 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और हमारा मॉड्यूल पूरा हो चुका होगा, तो मॉड्यूल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे। फिर जब ऐसे ही करके हमारे प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और फिर हम फाइनली अपना प्रोडक्ट अप्रूव करेंगे। टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, या जो भी आपको व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट की करनी है वो कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, पूरी इसको थॉरोली किया जाता है। और इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी आपकी जो टेस्टिंग की टीम होगी वो डेवलपमेंट टीम से उसमें कोई भी बंदा नहीं होगा। टेस्टिंग टीम बिल्कुल सेपरेट होती है डेवलपमेंट टीम से, उसमें कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। और टेस्टिंग की टीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये क्रॉस चेक करना है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट डेवलप होके आया है, जो हमारे पास कोड रेडी होके, प्रोजेक्ट रेडी होके आया है, वो हमारा रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसमें कोई हमारे एरर्स हैं या बग्स हैं तो हमें उनको फिक्स करना होता है और उस कोड को वापस डेवलपमेंट टीम को रिटर्न करना होता है कि हमें इसमें ये बग्स हैं या ये फिक्सेस हमें करने हैं वहां पे। उसके बाद फिर वो वापस से आपके पास टेस्टिंग के लिए आएगा। जब तक आपका सारा कुछ टेस्टिंग होके एसआरएस से सारी चीजें मैच नहीं हो जाएंगी, जब तक आपका डॉक्यूमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब आपका जो प्रोडक्ट आपने रेडी किया है कोड करके, वो डिप्लॉयमेंट के लिए आगे पास ऑन नहीं होगा। देन आपका जब प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई है, वैलिडेट हो गया है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इस एसआरएस को मैच कर रहा है, मतलब जो आपने
रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस यूजर से गैदर की थी उनसे वो मैच कर रहा है एग्जैक्टली और सारे टेस्ट केसेस वो पास कर लेगा। तो टेस्ट केसेस क्या चीज है, जो भी यूजर इनपुट देगा उसके करस्पॉन्डिंग जो यूजर को आउटपुट चाहिए वो प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम एक वाइड रेंज ऑफ इनपुट पे टेस्ट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, टेस्ट केसेस बोला जाता है। तो हर प्रोजेक्ट की हम टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस बनाते हैं, अलग अलग टेस्ट केस के हमारे सिनेरियो होते हैं और इसके लिए पूरा एक बाकायदा टेस्ट प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेंगे। फिर बात करते हैं डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। अब जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया तो आपको डिप्लॉयमेंट में मेन चीज जो है वो आपका क्लाइंट साइड पे आपके प्रोडक्ट का या आपके सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होता है एज वेल एज मेंटेनेंस होता है। मतलब ऐसा है कि आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसके बाद हो सकता हो 1 साल बाद या 2 साल बाद उसमें कोई चेंजेस हो या फिर आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद कर दें, तो उस चीज का मेंटेनेंस भी आपको देखना होता है जो भी प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो। यूजर साइड पे जब आप अपना प्रोडक्ट डिप्लॉय करते हो उस टाइम पे आपका यूएटी होता है। यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया और यूजर को दिया, मतलब जो हमारा क्लाइंट था हमने उसको दिया और वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 100% सेटिस्फाई हो रहा है और यूजर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी है। तो ये चीज आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है। तो ये 6 फेजेस आपको याद रखने इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, तो जिनके थ्रू आप करते हो। इनको डीप में थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हो कि प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले स्टेज पे क्या होता है। जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पे आपको अपना रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जितने भी सिनेरियोज हैं, चाहे वो आपके क्वेश्चनेयर यूज कर रहे हो, चाहे स्क्वेरी यूज कर रहे हो, आपका चाहे सर्वे यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको अंदर थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। जैसे आपका डिजाइनिंग प्रोडक्ट आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे आपके जितने भी क्लास डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपको एसआरएस देखना है, जिसमें आपको मेजर फोकस जो रखना है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर रखना है। उनके जितने भी सब पार्ट्स हैं वो उनको वहां प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। रिसोर्सेज जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको वहां पे डिफाइन करने हैं। एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इंटरनल इंटरफेसेस वगैरह जो भी हैं वो अपने प्रोडक्ट के डिफाइन करने हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है। इस बेसिक प्रोसेस में अगर किसी को कोई डाउट हो कि एसडीएलसी की ये वाली प्रोसेस मुझे क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? हेलो अविनाश, Yes, sir. Sir, clear है. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? No, sir. No, sir. देन अगर बात करें, अब ये जो एसडीएलसी के मॉडल पढ़े, इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए भाई जो भी आपने प्रोसेस पढ़ी उसके लिए आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब ये मॉडल्स जो हैं वो उनका यूज डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप करना है क्लाइंट का या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो खुद का, वो प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए आप अलग अलग मॉडल्स यूज कर सकते हो। हर एक मॉडल का अपना अलग एडवांटेज है और अलग उसका रोल होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या सिनेरियो आपको वहां पे मिल रहा है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो इन सारी चीजों पे बेस्ड है ये एसडीएलसी के मॉडल्स। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मॉडल्स की। अगर बात करें तो मॉडल्स के लिए एक बहुत वाइज स्टेटमेंट है अपना, क्या है, वन साइड दैट इफ यू फेल टू प्लान, मतलब अगर हमने क्या किया, प्लानिंग सही से नहीं की, तो हमने प्लान कर रखा है कि हमें फेल होना ही होना है। तो ये चीज इस सारे मॉडल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जैसे मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला जो मॉडल है वो आपका वाटरफॉल मॉडल होता है। वाटरफॉल मॉडल में स्टेप्स अपनी वही हैं जो एसडीएलसी की प्रोसेस है, लेकिन एसडीएलसी की प्रोसेस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा वो इस मॉडल में बताया गया। तो वाटरफॉल मॉडल जो आपका है सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे सीधा है, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एसडीएलसी की जो प्रोसेस है उन्हीं को अपन ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटरफॉल में होता क्या है कि जब आपकी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगी या फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो आपका नेक्स्ट स्टेज में एज अ इनपुट वर्क करेगा। जैसे आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया तो उसके बाद ही आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टम डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। सिस्टम डिजाइनिंग आप पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपका क्या कंप्लीट नहीं हो गया है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो गया है। सेम इसी तरीके से आप इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, मतलब डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपने सिस्टम डिजाइन कंप्लीट नहीं कर लिया अपने प्रोजेक्ट का।
तो इसमें आपको ये याद रखना है, वाटरफॉल मॉडल में जो मेन चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि आपका हर प्रीवियस वाली स्टेज का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट वाली स्टेज का इनपुट बनेगा। और एक बार आप मॉडल में अगर आगे बढ़ गए, मतलब अगर आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके आप सिस्टम डिजाइन पे आ गए, तो फिर आप पीछे जा नहीं सकते। पीछे जाने का मतलब है आपका बहुत सारा रिसोर्स, मनी और टाइम आपका वेस्टेज होगा। तो इसलिए पीछे जाने का इसमें प्रोविजन, ईच स्टेज रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज एंड हैज इट्स ओन प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान की बात करें तो सिस्टम डिजाइनिंग वालों ने कुछ अपना प्लान बनाया होगा, देन डेवलपमेंट टीम जो होगी उसने अपना कुछ प्लान बनाया होगा, टेस्टिंग टीम जो होगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए उसने अपना कुछ प्लान बनाया होगा। तो हर एक प्रोजेक्ट के स्टेप के लिए सब अपना अपना प्लान मेंटेन करते हैं। तो इश्यूज हैं वो आपके कम से कम रहे। वाटरफॉल इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू मैनेज। इसको मैनेजमेंट करना आपका इजी है, सिंपली आपका जब तक पिछली वाली टीम का वर्कआउट आपको नहीं मिलेगा, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली टीम ने अगर आपको इनपुट नहीं दिया तो आपका वर्क वहां पे प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं कर पाएंगे आप। अब इसमें होता क्या है, बट अर्ली डिलेस कैन थ्रो ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हमें क्या है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में हमने ज्यादा टाइम लगा दिया या इनिशियली हमने ज्यादा टाइम लगा दिया किसी स्टेज पे, तो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है, जैसे क्लाइंट ने हमें ड्यूरेशन दी कि हमें 1 साल में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है और हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही हो सकता हो 6 मंथ्स वेस्ट कर दिया अपनी, या हम रिक्वायरमेंट ही अभी गैदर कर रहे हैं, तो इस तरीके के उसमें क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमलाइन एक्सीड कर जाता है और कई केसेस में आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है प्रोजेक्ट जो आपको डिप्लॉय करना है। आपने क्लाइंट को हो सकता हो बिलिंग दी हो $1 बिलियन की 1 साल के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपका वो जो 1 साल का प्रोजेक्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिले होने की वजह से वो आपका प्रोजेक्ट खिंच गया 1.5 साल। तो 1.5 साल का जो आधे साल का एक्सपेंडिचर है वो क्लाइंट नहीं बियर करेगा, वो आपको अपने प्रॉफिट में से कट डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको डिले अवॉइड करने होते हैं। सिंस देयर इज लिटिल रूम फॉर रिविजन्स, वंस स्टेज इज कंप्लीटेड प्रॉब्लम्स कांट बी फिक्स्ड अंटिल यू गो टू मेंटेनेंस स्टेज। मतलब हम पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी जाके हम वापस से अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली फेज को चेंज कर सकते हैं। दिस मॉडल डजंट वर्क इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड और द प्रोजेक्ट इज लॉन्ग टर्म और ऑनगोइंग। अगर हमारा प्रोजेक्ट क्या है बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो उस केस में हम इस मॉडल को प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा होता है तो भी हम वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करते हैं। अच्छा, लास्ट में अगर देखो यहाँ पे तो मेंटेनेंस के बाद आपका वापस कहाँ आ गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो डिप्लॉयमेंट के बाद अगर आपके मेंटेनेंस मतलब यूजर ने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कुछ चेंजेस बता दिए तो वो चीज वापस से आपके कहाँ जाएंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली स्टेज पे पास ऑन होंगे वहां पे। देन बात करते हैं सेकेंड मॉडल जो है वो आपका वी शेप मॉडल है। वी शेप मॉडल का मतलब है, इसे वी शेप मॉडल या फिर V&V मॉडल बोलते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। द वी शेप मॉडल ग्रो आउट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इसको डेराइव कहां से किया गया है, आपका जो वाटरफॉल मॉडल है उसी से डेराइव किया गया है, जहां पे क्या होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज फॉर ईच डेवलपमेंट स्टेज। अब देखो क्या है, इसी स्टेज पे अगर इसी वाटरफॉल मॉडल में मैं क्या कर दूं, हर एक फेज के लिए टेस्टिंग पार्ट एडेड कर दूं। इन केस की मेरे पास एक सिंगल टेस्टिंग प्रोसीजर था, उसकी जगह मैंने यहां पे क्या काम किया कि हर स्टेज को मैंने अपना एक टेस्टिंग के लिए फेज बना दिया वहां पे। तो जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हुई तो कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होगा, आपका उसका वैलिडेशन भी होगा कि वो चीज आपने सही से बनाई है या नहीं बनाई। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस चीज का फाइन करने के लिए हमने सेम टाइम पे अपना डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट के जस्ट बाद उसकी टेस्टिंग करवा ली। तो इससे होगा क्या, अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपका कोई मिस्टेक होगा तो वो उस चीज की पर्टिकुलर उस स्टेज की टेस्टिंग में आपको फाइंड आउट हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज इंप्लीमेंट करने से पहले उसको रेक्टिफाई वहां पे कर लोगे। लाइक वाटरफॉल ईच स्टेज बिगिंस ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन एज एंडेड। अब चूंकि वाटरफॉल मॉडल से डिराइव्ड है तो प्रोसेस तो वही फॉलो होगी कि जब आपकी पहली वाली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपकी सेकंड स्टेज होगी। ये वाला मॉडल किन केसेस में यूज करना है, जहां पे आपको नो अननोन रिक्वायरमेंट है। नो अननोन रिक्वायरमेंट मतलब आपके पास क्या है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी वेल डिफाइंड है, मतलब आपको किसी भी रिक्वायरमेंट के साथ कोई इशू नहीं है और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से पता है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी चूंकि वाटरफॉल मॉडल से ही डिराइव्ड है तो प्रॉब्लम हमारी अभी भी सेम है कि अगर इन केस टेस्टिंग में भी आपका कुछ छूट जाता है तो आपको प्रीवियस वाली स्टेज पे जाके चेंजेस करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा।
अब जैसे अगर डायग्राम की बात करें तो देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो पहला फेज है इसी के साथ आपका चल रहा है यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये चल रहा है आपका फ्लो वाइज अगर देखो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के और इसके करस्पॉन्डिंग क्या देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। लेकिन ये जो फ्लो चलेगा ये वी पैटर्न में चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पे आएंगे और हर फेज पे आपका टेस्टिंग जुड़ा हुआ है। तो अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस को आपको वैलिडेट करना है तो आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे जाना पड़ेगा कि वो चीज मेरी मैप हो रही है या नहीं हो रही है। वहां पे सिस्टम डिजाइन की अगर बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग है सिस्टम की टेस्टिंग, मतलब पूरा जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। देन बात करें हम आर्किटेक्चर, मतलब जिसमें हम अपने क्लास डायग्राम और डीएफडी वगैरह लेते हैं, तो उनके लिए वहां पे है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग की आपका प्रोडक्ट एज अ कंप्लीट इंटीग्रेट, मतलब जितने भी मॉड्यूल्स थे आपने सबको इंटीग्रेट किया, देन आप उनको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दे रहे हो। फिर आपकी बात की कि इंडिविजुअल मॉड्यूल है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा सपोज करो कोई सपोज ईआरपी का डेवलपमेंट चल रहा है और ईआरपी के डेवलपमेंट में एक मॉड्यूल मेरा कंप्लीट हो गया, तो एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा वहां पे टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा वहां पे। तो हर लेवल पे क्या है टेस्टिंग है, तो एरर्स जो होने के चांसेस है वो आपके यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं। तो बीच वाला पार्ट जो है वो आपका कोडिंग रहेगा, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट जो है वो आपका कोडिंग के अराउंड सेंटर्ड होता है। तो इससे पहले वाली सारी स्टेजेस जो है आपकी वो आपकी लेफ्ट साइड में है और इसके बाद वाली जो है वो आपकी राइट साइड में है। देन अगर थर्ड मॉडल की बात करें तो वो है हमारा इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल क्या है हमारे पास कि एक बार हमारा जो प्रोडक्ट हमने इंप्लीमेंट कर लिया, इंप्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मतलब होता है हम उसको वापस से क्रॉस चेक करेंगे और अगर हमारे कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो हम सेकेंड इटरेशन में उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद वापस से उसे रिव्यू करेंगे। अगर फिर भी हमें कोई रिक्वायरमेंट में चेंजेस रहता है देन हम उसको मल्टीपल इटरेशंस में हम इसको कैरी आउट करते हैं। The iterative model is a repetitive incarnate instead of starting with a fully known requirement. Fully known requirement मतलब अब आपको ऐसे प्रोजेक्ट में iterative मॉडल लगाना है कि जहां पे आपको रिक्वायरमेंट सारी की सारी नहीं पता है। जैसे पीछे वाले जो मॉडल्स हैं वो आपके कब बेटर परफॉर्म करेंगे जब आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पता है, वेल डिफाइंड है रिक्वायरमेंट सारी। यहां पे क्या केस है कि अगर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं भी पता है तब भी आप क्या कर सकते हो अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो, डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन इंप्लीमेंट अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब जो जैसे हमें सपोज करो 15 रिक्वायरमेंट्स अभी आज की डेट में पता है, तो हमने क्या किया 15 रिक्वायरमेंट्स के लिए एनालिसिस किया, डिजाइन किया, उनका टेस्टिंग किया, इंप्लीमेंट कर दिया एंड देन उन्हें रिव्यू के लिए भेज दिया। अब हो सकता है हमारे पास 5 नई रिक्वायरमेंट और आ गई हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं इटरेशन 2 में वापस से अपनी डिजाइन में चेंजेस करेंगे और उसके बाद फिर उसे टेस्ट वगैरह करके इंप्लीमेंट करके फिर उसे वापस से रिव्यू करके भेज देंगे अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसमें एक स्टेप आपका ऐसा होगा जिसमें आपका फाइनली आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, दिस मॉडल गिव्स यू एन वर्किंग वर्जन अर्ली इन द प्रोसेस एंड मेक्स इट लेस एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट द चेंज। अब क्या है ये कौन से प्रोसेस कहां किस प्रोजेक्ट में आपको ये इंप्लीमेंट करना है, वो है सबसे पहली बात तो है कि जहां पे आपको रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल नहीं पता है और जहां पे आपका जो कॉस्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस पर आप इटरेटिव मॉडल यूज कर लो। आपका छोटा प्रोडक्ट है तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इटरेटिव मॉडल लगाओ, क्योंकि अगर कल को रिक्वायरमेंट चेंजेस होती हैं तो हमें ज्यादा एक्सपेंस नहीं बैठेगा वहां पे। One disadvantage is resources can be quickly eaten up by repeating the process again and again. अब इसमें क्या है कि जब आप देखो इंप्लीमेंटेशन, रिव्यू और टेस्टिंग आप हर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हर इटरेशन पे आपको सेम बंदों का बार बार यूजर्स आ रहा है। तो मतलब आपका क्या है जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है या आपका जो टाइम है वो भी वहां पे एक रिसोर्स होता है, तो वो आपका रिसोर्स आपका कंज्यूम हो रहा है बार बार सेम प्रोसेस में। तो ये चीज इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है इटरेटिव मॉडल की अगर हम बात करें। देन बात करते हैं जो हमारा फोर्थ मॉडल है वो हमारा स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल की अगर हम बात करें तो स्पाइरल मॉडल कहां से निकल के आए हैं, इटरेटिव मॉडल से ही थोड़ा सा इसका बेटर वर्जन निकाला गया। तो उसमें क्या किया गया कि भाई हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है। देन सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। अगर हमें कोई रिस्क दिखता है अपने प्रोजेक्ट में, भाई जैसे हम जब हमने रिक्वायरमेंट्स की अपनी प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद अगर हमें क्या मिलता है कोई रिस्क दिखाई देता है उसमें कि ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है या इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है,
तो वो चीज हमने वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड है, फिर हमने उसका डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टार्ट किया। देन हमने उसकी नेक्स्ट इटरेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, इटरेशन में तो कर रहे हैं लेकिन हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं, जो भी उससे जुड़ा हुआ रिस्क इवॉल्व हो रहा है वहां पे, अगर कोई रिस्क है अवेलेबल कि भाई हमारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है या हमारे टाइमलाइन से हम लैग कर सकते हैं, तो इस तरीके के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप स्पाइरल मॉडल यूज करते हो। और यहाँ पे होता क्या है, जब जब आपका एक इटरेशन कंप्लीट होगा तब आपके पास एक प्रोटोटाइप या एक आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसका छोटा सा वर्जन आपको अवेलेबल होगा उस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए थे इस वाले इटरेशन में वो आपके प्रॉपरली मेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वहां पे कोई आपका लैग आ रहा है या रिस्क अराइज हो रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट में ये चीज फीजिबल नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, वापस से वहां पे रिक्वायरमेंट करोगे, उनका वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन करोगे वहां पे, उसके बाद आपका डेवलपमेंट प्लान वगैरह, एंड देन आप सेकेंड इटरेशन पे जाओगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हर स्टेज पे क्या करने हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट प्रोसीड करना है। तो ये आपका इसी तरीके से स्पाइरल मॉडल में आपका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। दिस मॉडल अलाउज फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड यूजर फीडबैक कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम अर्ली ऑन द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, हर स्टेज पे भाई रिस्क हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो पहली इटरेशन कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड इटरेशन पे जा रहे हैं। तो जब हमने प्रोटोटाइप 1 अपने उसको दिया, जो हमारा क्लाइंट है उसको जब हम प्रोटोटाइप 1 दिखाएंगे तो वहां पे अगर कोई गैप्स हैं तो उनको वहां पे एनालाइज कर लिया जाएगा। और कस्टमाइज प्रोडक्ट मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट का हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस पहले से नहीं है और एंटायरली बिल्कुल हम स्क्रैच से वहां पे उसको शुरू कर रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन मतलब जो चेंजेस हैं हमारे पास प्रोडक्ट में वो होते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे क्या है, स्पाइरल मॉडल यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगर बात करें बिग बैंग मॉडल, बिग बैंग मॉडल है जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हो। जैसे आप लोगों ने थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में जो अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे या फोर्थ ईयर में जो मेजर प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे उसमें आपने कुछ इस तरीके की अप्रोच यूज की होगी बिग बैंग मॉडल में, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट तो कैरी आउट करते नहीं हो, छोटे लेवल का प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें आप इस तरीके की अप्रोच यूज करते हो। होता क्या है इसमें, द बिग बैंग मॉडल फॉलोज नो स्पेसिफिक प्रोसेस एंड वेरी लिटिल टाइम इज स्पेंट ऑन प्लानिंग। आप क्या कर रहे हो, वहां पे प्लानिंग पे कम टाइम दे रहे हो और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको हमने सीधे सीधे किस में लगा दिया, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो भी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पहले जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे थे उनको हमने यूज करके सीधे क्या स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। और हमने अपना जो क्लाइंट है उससे जो हमें जो रिक्वायरमेंट मिली, चूंकि क्लाइंट को भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, क्लाइंट ने बोला मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए, तो मैंने क्या किया, फटाफट से 2-4 बंदे लगाए अपने प्रोजेक्ट पे और उसने जैसा जैसा बताया उस तरीके से मैंने एक प्रोटोटाइप रेडी कर दिया। तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी होती है उसको बिग बैंग मॉडल बोलते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज एक साथ मतलब इनपुट दे देते हो वहां पे और एक प्रोडक्ट रेडी करते हो, छोटा सा प्रोडक्ट रेडी करते हो जो आपका क्या हो सकता है, फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है और उसमें चेंजेस भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं वहां पे। तो बिग बैंग मॉडल की अगर बात करें तो वहां पे है जहां पे इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल एज इट इज हाई रिस्क मॉडल। अब आपने ऐसा काम अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के साथ में कर दिया कि बिना हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करे प्रॉपर या फिर बिना डिजाइनिंग पार्ट किए हुए डायरेक्टली हम डेवलपमेंट पे आ गए, तो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं। मेजरली ये प्रोसेस किन प्रोजेक्ट्स में कैरी आउट किया जाता है जहां पे आपके 2 या 3 लोगों की डेवलपमेंट टीम है, वहां पे आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपने डायरेक्ट जो क्लाइंट के इनपुट से वो डायरेक्टली आपने डेवलपमेंट टीम को पास ऑन कर दिए और वो डेवलपमेंट टीम को जैसा समझ आया उस तरीके से उसने उसको डिजाइन करके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब हाई रिस्क प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर बड़ी कंपनी के लिए आप इस तरीके से काम करोगे तो वो चीज वहां पे वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है जो आप प्रोटोटाइप बनाओ वो भी आपका वहां पे बिल्कुल एंटायरली मैच ना कर रहा हो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से। तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है और बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका फेल होने पे बहुत ज्यादा कॉस्टिंग स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। और मेन जो मोटिव है हमारा वो वहां पे कॉस्ट का ही है कि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो आपको मिनिमम करना होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो इसलिए आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे बिग बैंग मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये छोटे प्रोजेक्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे 2 या 3 बंदों की डेवलपमेंट टीम से आप अपना प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो। देन बात करें जो आज की डेट में जो है सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है वो है आपका एजाइल मॉडल।
एजाइल मॉडल एक तरह से ऐसे मानो कि भाई वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हम हर स्टेज पे वर्जन कंट्रोल है। मतलब जैसे आप लोगों ने डेवऑप्स, अभी एक लेटेस्ट फील्ड है, उसको सुना होगा। तो डेवऑप्स इज अ काइंड ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी जहां पे आप क्या कर रहे हो भाई, क्लाइंट साइड से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो और आपका डेवलपमेंट भी चल रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहां पे वर्जन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। हर वर्जन में, हर रिलीज में आपका क्या है, कुछ चेंजेस आ जाता है पिछले वाले वर्जन से। तो इस तरीके का है जो इंक्रीमेंटल मॉडल है एक तरीके से। मान लो कि आपने पहले वर्जन 1.1 बनाया, फिर 1.2 बनाया, फिर 1.3 बनाया, और हर वर्जन में थोड़े थोड़े चेंजेस किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इनिशियली बहुत कम टाइम में आपको एक वर्किंग प्रोडक्ट मिल गया, और उसमें आपको जो धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली चेंजेस करने थे वो आप धीरे धीरे अपने करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट का जैसे 3 महीने आपने और उसमें डेवलपमेंट किया तो आपने एक नया वर्जन रिलीज किया, जैसे 1.1.3। इस तरीके से आप उसके नए नए वर्जन रिलीज कर सकते हो। द मॉडल प्रोड्यूसर्स ऑनगोइंग रिलीजेस ईच विद स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज फ्रॉम प्रीवियस रिलीज। जो पिछले वाला रिलीज था उससे कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको नया कर दिया। एट ईच इटरेशन द प्रोडक्ट इज टेस्टेड। अब देखो हर इटरेशन पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है, तभी वो आपको मिल रहा है। टेस्टिंग के बाद क्या है, अब आप उसे देखते हो कि भाई आपका जो नेक्स्ट चीज आपका आने वाला है इसमें, तो पुराना वाला सारा चीजें आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपकी पुरानी रिक्वायरमेंट्स थी, जो वर्जन 1.1.3 की रिक्वायरमेंट्स थी, वो मेट हुई है या नहीं हुई है। अगर वो मेट हुई है तो ही आप नेक्स्ट वर्जन पे प्रोसीड करोगे, नहीं तो आप पहले उसको कंप्लीट करोगे। दिस मॉडल एम्फसाइजेस इंटरेक्शन एज कस्टमर, डेवलपर्स एंड टेस्टर्स वर्क टुगेदर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, कस्टमर, डेवलपर और टेस्टर तीनों एक साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर किसी लेवल पे, सपोज करो वर्जन 1.1 पे मेरा कुछ इशू रह गया, तो क्लाइंट ने तुरंत ही उसको फिगर आउट कर लिया, क्योंकि हमने क्या है, प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है क्लाइंट को 1.1 वर्जन में। तो कस्टमर को लगा कि भाई मेरा इसमें ये चीज कम है, तो वो चीज उसने किसे इंटीमेट कर दी, डेवलपर्स को। डेवलपर्स ने उस चेंज को इंप्लीमेंट किया एंड देन उन्होंने पास ऑन किया टेस्टर्स। टेस्टर्स ने वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई ये वर्जन मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो वो चीज आपने पास ऑन कर दी वापस से कस्टमर को एज अ नया वर्जन के रिलीज के फॉर्म में। कस्टमर ने वापस से उसे गो थ्रू किया। तो ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है जो आपका धीरे धीरे चलता रहता है। बट सिंस दिस मॉडल डिपेंड्स हेवीली ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, द प्रोजेक्ट कैन हेड द wrong way if the customer is not clear on the direction he or she wants to go। अब देखो ये प्रोजेक्ट कब हो जाएंगे, ब्लंडर कब हो जाएगी आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में, जब आपका जो क्लाइंट है उसको ही नहीं पता है कि भाई आपका जो रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि उसे क्या चीज रिक्वायर्ड है, वो किस तरीके से होगी। तो इस केस में क्या हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट को रॉन्ग डायरेक्शन में लिए जाए, कुछ ऐसी चीज बता दे जो चीज हो सकता हो प्रैक्टिकली वहां पे फिजिबल ना हो और वो चीज चाह रहा हो। तो इस तरह की अगर कोई चीज होती है तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है एजाइल मेथोडोलॉजी में। तो अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ऐड होती है जो कि अभी पिछले किसी मॉडल में नहीं है, वो है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो हमारे तीनों लोग उसमें, कस्टमर, डेवलपर और टेस्टर, तीनों मिलके एक बार बैठते हैं कि भाई उनका क्या रिक्वायरमेंट है, डेवलपर्स उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टेस्टर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें उनके कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन चलता रहता है और देन ये सारी प्रोसेस, बाकी की 4 स्टेप्स तो सेम है। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग की इसमें एक नई प्रोसेस ऐड हो गई है जो और किसी मॉडल में हमारे पास नहीं है। यहाँ पे इसको जो इंप्लीमेंट करने के लिए है, जैसे गिटहब है आपका, तो गिटहब आपका एक एजाइल मॉडल को सपोर्ट करता है, चूंकि वो आपका वर्जनिंग कंट्रोल आप उसमें इजीली कर सकते हो। तो गिटहब का जो एग्जांपल है वो आप एजाइल मेथोडोलॉजी में वहां पे दे सकते हो कि गिटहब के थ्रू आप अलग अलग वर्जन्स अपने प्रोजेक्ट के रिलीज करते हो और वहां पे आप इजिली कोलैबोरेट भी कर सकती हैं वहां पे टीम्स, गिटहब का या जीआईटी का जिनका अकाउंट होगा, अगर बच्चों ने प्रोजेक्ट किए होंगे उस तरीके से, तो देखा होगा कि आप एजाइल मेथोडोलॉजी में वहां पे वर्क कर सकते हो गिटहब के थ्रू। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि भाई कौन सी मेथोडोलॉजी बेस्ट है, तो बेस्ट का तो कुछ नहीं है, सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। किसी में कुछ एडवांटेज है, किसी में कुछ एडवांटेज है। तो ये डिपेंड करता है एंटायरली कि आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट आप ले रहे हो या किस टाइप का प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको अपना कौन सा मॉडल लेना है। अब अगर बात करें कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन किस तरीके के अराइज होते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस जो अराइज होंगे वो आपके, सबसे पहले तो अगर एसडीएलसी की बात किया जाए तो एसडीएलसी को डिटेल में आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, क्योंकि एसडीएलसी के जो अंदर के सब पार्ट्स हैं, जैसे प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है, कौन सा नहीं होता है, वहां पे
एसआरएस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करती हैं। देन डीएफडी में आपको पूछ सकते हैं या क्लास डायग्राम्स में आपको पूछ सकते हैं कि आपका लेवल 1, लेवल 2 और जो लेवल 0 है वो अलग अलग लेवल्स हैं, तो कौन सा लेवल आपका पहले आता है, किसमें क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती है। फिर आपका कोडिंग रिलेटेड भी वो वहां पे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो कोर प्रोग्रामिंग है उसमें पूछ सकते हैं कि भाई वहां पे आप किस तरीके से प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। टेस्टिंग पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई कौन सी टेस्टिंग आपकी क्या चीज इंक्लूड करती है, जैसे बीटा टेस्टिंग है या आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या है। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ओवरव्यू आपको हर स्टेज पे क्या क्या जो मेन प्रोसेसेस हैं उनके बारे में वहां पे क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं। और जो अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में क्या होता है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको एक सिनेरियो दे सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इस तरीके का है तो कौन सा मॉडल आपके प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपको अपनी, कि भाई आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन में जैसे उन्होंने बोल दिया कि लार्ज साइज है हमारे प्रोजेक्ट का और हमारी रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आप कौन सा मॉडल यूज करोगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन वहां पे रेज आउट हो सकता है। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपने जितने भी 5-6 मॉडल्स जो भी पढ़े हैं तो उस वाले सिनेरियो में आपका कौन सा मॉडल वहां पे फिट बैठ रहा है। अगर बात करें तो ये आपका एसडीएलसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे। तो और टेस्टिंग के जो आपके सब पार्ट्स भी हैं इनको भी आप थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू में पढ़ लीजिएगा। यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा कि जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि यूनिट टेस्टिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, कंपैरिजन की अगर बात करें तो आपका कई सारे मॉडल्स का एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि कौन सा वाला मॉडल आपका एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बेस्ट बैठ रहा है, या किसी के एडवांटेज की अगर बात करें तो वहां पे एडवांटेज का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि ये वाली जो एडवांटेज है ये आपको किस वाले मॉडल में मिलती है। तो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एसडीएलसी बेस्ड जिनको आप कैरी आउट कर सकते हो अच्छे से। और अगर आप लोगों को मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो मटेरियल मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, जिस मटेरियल को आप गो थ्रू कर सकते हो अच्छे से। और इसके रिगार्डिंग एसडीएलसी या मॉडल्स के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट्स हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट है एसडीएलसी में या मॉडल्स में, सॉफ्टवेयर मॉडल्स में? हेलो, देन जो सेकंड चीज मुझे डिस्कस करनी थी वो थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह का जो आप मटेरियल है या जो भी है तो फेस प्रेप का मटेरियल आप लोग प्रेफर कर सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूं। ये लिंक है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो। अब यहां पे जब आप जाओगे डेटा स्ट्रक्चर्स में तो मेन जो आपके कंपटीशन में पूछा जा रहा है, जो आपका आ रहा है अभी कोडिंग में, तो उसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग ये मेन है आपके। देन आपके जो कोर डेटा स्ट्रक्चर्स में बात की जाए तो आपके पास लिंक लिस्ट है। तो सारे मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल है विद प्रोग्राम। आपको तीनों लैंग्वेजेस C++, जावा में आपको तीनों लैंग्वेजेस में वहां पे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अगर प्रोग्राम्स में आपको इशू है कि भाई आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एल्गोरिदम में आपको इशू आ रहे हैं कि भाई आपको सॉर्टिंग में कहीं पे कोई दिक्कत है या सर्चिंग में दिक्कत है, तो वहां पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर जैसे बात करें कि हमारा जैसे सर्चिंग की बात करें तो सर्चिंग में हमारे पास लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है। सॉर्टिंग में अगर हम बात करें हमारे पास 4-6 टाइप के जो मेन सॉर्ट हैं। तो मेन जो आपके क्वेश्चंस रेज होंगे वो आपके जो सॉर्टिंग है, जैसे सॉर्टिंग कोई आई तो सॉर्टिंग को इंप्लीमेंट करने को भी आ सकता है, एज वेल एज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए भी वहां पे आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो तीनों टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में से कोई सी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी आपसे क्वेश्चन की जा सकती है। वर्स्ट केस भी हो सकता है आपके पास, बेस्ट केस भी हो सकता है,
और आपके पास एवरेज केस भी हो सकता है। तो तीनों केसेस की, तो जब आप इस साइट को गो थ्रू करोगे तो उस टाइम पे क्या है, आप अगर जैसे देखो यहाँ पे, तो मैंने जैसे अगर ये वाला साइट यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए मैंने बबल सॉर्ट का जैसे एक एग्जांपल खोला, तो बबल सॉर्ट की आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक एग्जांपल मिलेगी किस तरीके से आपको बबल सॉर्ट प्रोसेस करना है। बबल सॉर्ट प्रोसेस करने के बाद उसकी छोटी सी एल्गोरिथम मिलेगी जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे जो आपका प्रोग्रामिंग है वो वहां पे गिवन है। तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो देखो यहाँ पे C++ और जावा तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास ये जो कोड होता है, कोई भी सॉर्ट या जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो वो वहां पे डिटेल में वो कोड दिया हुआ है। तो आप इस कोड को गो थ्रू कर सकते हो। देन कोड को गो थ्रू करने के साथ साथ उसका क्या दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है। तो ये आउटपुट जो आया आपका ऊपर वाला जो आपका जो यहाँ पे प्रोसेस है, इसके हिसाब से आप प्रोसेस करके भी देख सकते हो कि आपका जो सॉर्टिंग आपने परफॉर्म किया है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद अगर बात करें कि हमें जो डिस्कशन करना है वो हमारा, एक तो हमने क्या है, हमें कोड लिखना आना चाहिए, एल्गोरिदम याद होनी चाहिए, किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है उसकी वो आपको आना चाहिए। एंड लास्ट में आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे आप करोगे, इसमें किसी को कोई इश्यू है कि कॉम्प्लेक्सिटी सब निकाल सकते हैं ना? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर कॉम्प्लेक्सिटी सिखा दीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी सिखाने के लिए देखो, सबसे पहले जैसे मैं एक केस आपको डिस्कस करता हूं, जैसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी हालांकि अपन 10 या 15 मिनट में सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकालना नहीं सीख सकते, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे। तो इसको बहुत जनरल टर्म्स में आपको जो है वो बहुत कोड पे फोकस नहीं करना है। जैसे मैं इस एग्जांपल की अगर बात करूं यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जैसे अगर मैं केवल इतने कोड की बात करूं, कौन सा ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, अगर जैसे मैंने ये कोड लिखा और इस कोड की मैंने पूछा कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए, आपको एक छोटा सा कोड दिया जा सकता है और उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा सकती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं, सबसे पहली चीज जो है वो आपको देखना है कि आपका कोड में जो एग्जीक्यूशन है वो कितने टाइम्स हो रहा है। जैसे यहाँ पे साइज दिया हुआ है, साइज जैसे मैंने सपोज कर लो, साइज की जगह मैंने मान लिया कि मेरा n नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। तो n मतलब मेरा सपोज करो मैंने 10 एलिमेंट्स का एरे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो साइज मेरी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं, वर्स्ट केस में ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो जितना n था उतनी ही टाइम आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए आपका इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n हो गया। अब चूंकि हमने यहाँ पे वर्स्ट केस की बात की थी, क्योंकि हमारा क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए उसे क्या करना पड़ा, वो चीज प्रोसेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या हो गया, n हो गया, कि भाई उसे सारे के लिए क्या करना पड़ रहा है, परफॉर्म करना पड़ रहा है हर एक एलिमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, आपका यहाँ पे n हो गया। अगर बेस्ट केस की बात करें हमारे पास, कि बेस्ट केस में हमें अगर इस कोड का बताना हो तो क्या होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, तब भी हमारे पास क्या होगा, n ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारा डिपेंडेंट ही है। हम सिंपली क्या करा रहे हैं, जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं। तो प्रिंट तो हमें हर केस में कराना ही कराना है। तो हमारा यहाँ पे बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों हमारे सेम हो गए, क्योंकि प्रिंटिंग में हमारे पास n टाइम्स लूप चलेगा, तो वहां पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी n के टर्म्स में आएगी, और जो हमारे वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारे n के टर्म्स में आएगी। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चीज निकालनी आ गई कि भाई हमारा एक छोटा सा कोड का पार्ट अगर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर पाते हैं, तो हम आते हैं फिर बड़े पार्ट्स में। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले कोड की, तो इस वाले कोड में हमारे पास देखो एक लूप ये दिया हुआ है, लूप के अंदर दी हुई है कंडीशन, ठीक है, और ये जो लूप है इनर वाला लूप, ये एक आउटर लूप में है। तो मतलब क्या होगा, यहां पे देखो अगर ध्यान दो तो आपका जो आउटर वाला लूप चल रहा है वो कितना चल रहा है, 0 से लेके साइज -1, और साइज हमने मान लिया n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं।
तो अगर मेरा 0 से लेके साइज -1 मतलब 0 से लेके आपका n नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये लूप चलेगा। अब n नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलने के बाद अंदर वाला जो लूप है आपका, अब अगर ये भी आपका n टाइम्स ही चल रहा होता तो n इंटू n, क्योंकि अगर आपको पता हो कि नेस्टेड लूप की जब भी बात होती है तो वहां पे क्या होता है, अंदर वाला लूप आपका कितने टाइम चलेगा, जितने टाइम बाहर वाला चलेगा। तो अंदर वाले लूप के जो स्टेटमेंट्स है वो टोटल कितने हो गए, अगर बाहर वाला लूप आपका m टाइम चल रहा है और अंदर वाला n टाइम चल रहा है, तो आपका जो फाइनल नंबर ऑफ टाइम्स आपके जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो mn हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करो तो मैं अगर बोलूं कि भाई ये भी मेरा n टाइम चल रहा है और ये सेकंड वाला लूप भी मेरा n टाइम चल रहा है, तो आपका n इंटू n मतलब आपका n स्क्वायर टाइम आपका जो होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा बताया मैंने, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताया मैंने। क्यों, वर्स्ट केस में ही मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे जो दोनों लूप हैं वो पूरे के पूरे चल रहे हैं। अब कोई केस ऐसा हो सकता है जैसे मेरे एरे अगर मैं सॉर्ट करने जा रहा हूं और वो एरे ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड ही है, तो मेरा लूप एक ही टाइम चलेगा, आउटर वाला ही चलेगा, क्योंकि अंदर वाले एरे को तो वहां पे परफॉर्म करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एलिमेंट्स मेरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो वहां पे अगर मैं आपके बेस्ट केस की बात करूं तो बेस्ट केस मेरा क्या है कि एरे मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वहां पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास n ही आएगी, क्योंकि वो n टाइम्स तो एटलीस्ट चलेगा ही वहां पे। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में कॉन्स में यहाँ पे दे रखा है कि भाई ON स्क्वायर है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम। और इसकी देखो एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की दोनों सेम है, यहाँ पे ON स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप अपना वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर देखो यहाँ पे तो बेस्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी ओमेगा ऑफ n है। क्यों, क्योंकि क्या है, बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हम मानते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं, एवरेज केस को हम थीटा से, और वर्स्ट केस जो है वो हमारा बिग O से डिनोट करते हैं। तो जैसे हमने बात की थी वर्स्ट केस में हमारा क्या है कि सपोज करो हमारा एरे हमें जो करना था असेंडिंग ऑर्डर में कराना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, और हमने जो नंबर्स इनपुट दिए वो हमने दे दिए 10, 9, 8, 7, 6, 8 अप टू 1 तक के नंबर दे दिए। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। वर्स्ट केस क्यों हो गया, क्योंकि हमें 10 को सबसे लास्ट में लेके आना जो कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है, तो ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। तो वर्स्ट केस के केस में होगा क्या, ये जो आपके आउटर और इनर वाले लूप हैं ये पूरे n टाइम जितने भी दिए हुए हैं वो यहां पे चलेंगे। इस वजह से क्या हो गया, n इंटू n आपका टोटल कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया इसका कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की अगर बात करें। अगर बेस्ट केस की बात करें यहां पे, तो बेस्ट केस हमारे पास क्या है, बेस्ट केस हमारे पास है n का केस है कि आपको जो एरे गिवन है वो कैसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक दिया हुआ है। तो इसमें वैल्यूज अगर देखो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या है, सॉर्ट करने का ही है। तो एटलीस्ट आपका जो आउटर वाला लूप है वो n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, क्योंकि उसे चेक तो एटलीस्ट एक बार करना ही पड़ेगा, वहां पे प्रोसेस एक बार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका वहां पे बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओमेगा n हो जाएगा। तो बेस्ट केस वर्स्ट केस का कंबाइंड या फिर आप इसका जब एवरेज निकालोगे तो आपके पास ON स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। मेन कंसर्न जो आपको देनी है, अगर आप कैलकुलेट करना नहीं जानते तो एटलीस्ट जितने भी एल्गोरिदम आपको दिए हुए हैं 6 या 7 सॉर्ट दी हुई है, 3 और 4 टाइप की आपकी जो सर्चिंग दी हुई है, उनके आप एटलीस्ट हर एक टाइप की सॉर्ट के और हर एक टाइप के सर्चिंग के आपको कॉम्प्लेक्सिटी, तीनों कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता और अगर आपको याद है तो भी आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं कि भाई आपको वो कंपेयर करवा देते हैं कि इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ये है और इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, इस टाइप की पर्टिकुलर वैल्यूज पे कौन सा आपका एरे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या कौन सा एल्गोरिथम आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पे। तो ये चीज आप वहां पे कर सकते हो, परफॉर्म चेक कर सकते हो। लेकिन ये चेक कब ही कर पाओगे, जब आपको सारी जितनी भी आपके पास सॉर्टिंग और सर्चिंग है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की तीनों याद होंगी। तो एटलीस्ट आपके पास 24 थ्रीज, आपके पास 3 सबको याद करने हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 100 कॉम्प्लेक्सिटीज आपके दिमाग में एटलीस्ट होनी चाहिए कि भाई इस वाली सॉर्ट की ये है, इस वाली सॉर्ट की ये है, इस वाली सर्चिंग की ये है, और तीनों केसेस आपको याद रखने हैं। अगर आप याद नहीं रख सकते और अगर आपको निकालना आता है तो वेल एंड गुड है, तो आप वहां पे निकाल के भी उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
बाकी कोई इश्यूज हो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में तो इस पे मैं सेपरेटली आपसे डिस्कस कर सकता हूं, अगर कोई इश्यू हो तो डिस्कस कर लेना मेरे से, ठीक है। और मैं आप लोगों को फीडबैक का लिंक शेयर कर दे रहा हूं,